बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 लेक्चर सेकंड। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेक्चर फर्स्ट में आपने सीखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? इन अदर वर्ड्स इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं तो इस लेक्चर में ये आप सीखेंगे इंशाअल्लाह कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर आपके जहन में हो तो चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड की हम फिर आगे क्लासिफिकेशन करते हैं कि कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये बात जहन में रख ले कि कोई ऐसा सिंगल डिफिनीशन नहीं है जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बल्कि सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। वो कौन से प्रॉपर्टीज़ है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इसमें है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। दो एलिमेंट्स है कार्बन और हाइड्रोजन, इससे ये बनते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन फर्स्ट लेक्चर में आपने ये भी सीख लिया कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेरिवेटिव्स है। तो मतलब इसका ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है इसकी प्रेजेंस ये कंपल्सरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की प्रेजेंस कंपल्सरी है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपोजिशन में हम ये कहते हैं कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ कार्बन जो है ये कंपल्सरी है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज कंपल्सरी। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि जिसमें हाइड्रोजन न हो लेकिन इसमें कार्बन लाजमन मौजूद होगी। तो हर वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है इसमें कार्बन की प्रेजेंस लाजमी होगी। लेकिन इसके साथ ये भी आप जहन में रख ले कि इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो वो लाजमन ऑर्गेनिक होगी, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिसमें अगरचे कार्बन मौजूद हो लेकिन वो बाय नेचर ऑर्गेनिक नहीं होती, क्योंकि उसके बाकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक से मैच नहीं करती। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, ये ऐसे कंपाउंड है
जो कार्बन की प्रेजेंस के बावजूद ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये डिफरेंस आप जहन में रख लें कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जो अगरचे इनऑर्गेनिक है लेकिन इसमें कार्बन मौजूद है। सेकंड प्रॉपर्टी है कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर कोवेलेंट नेचर, तो ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है बॉन्डिंग में कि बॉन्ड हमारे यहाँ बेसिक इसकी दो टाइप्स है। एक हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड और एक को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें अमूमन कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें अमूमन कोवेलेंट बॉन्ड होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसका नेचर कोवेलेंट हो, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगी, सिंगल डबल और ट्रिपल, लेकिन बॉन्ड कोवेलेंट होगी। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। अब ये बात आपने सीख ली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड कोवेलेंट है, तो अगर बॉन्ड कोवेलेंट है तो लाजमन वो पोलर होगी या नॉन पोलर होगी। तो ये जहन में रख ले कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन पोलर। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड है ऑर्गेनिक जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होती है। अब इस बॉन्ड की प्रेजेंस ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाय नेचर नॉन पोलर हो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, non-polar in nature, therefore they dissolve in non-polar solvents. Like acetone, benzene, कार्बन टेट्रा, में हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाय नेचर पोलर हो वो फिर पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व होते हैं। मसलन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसी भी है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर की नेचर क्या है? पोलर है। इसलिए मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती ड्यू टू प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। अच्छा, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में कम होती है। बेसिक वजह क्या है इसकी? बेसिक वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में
जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में कम होती है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज थर्मल इंस्टेबिलिटी। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसका सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लें और उसके हीट कर ले तो ज़्यादा टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उमूमन अगर हम लेते हैं और इसको इवन 500 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये थर्मली इनस्टेबल है, ज्यादा टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी इसका क्या मतलब है? आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये इनफ्लेमेबल है, दे बर्न्स ऑन हीटिंग। और यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उमूमन हम बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं ये बाय नेचर ऑर्गेनिक है। मसलन जो घरों में हम गैस यूज़ करते हैं जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस क्या है? ये बाय नेचर ऑर्गेनिक है। इसी तरह गाड़ियों में जो फ्यूल हम यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल ऑयल, या इवन एरोप्लेन में जो केरोसिन ऑयल इस्तेमाल होता है वो भी क्या है? ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक ये है कि ये इनफ्लेमेबल है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसकी बर्निंग होती है और बर्निंग से क्या हासिल होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग से हमें एनर्जी हासिल होती है और वो एनर्जी फिर हम अपने मकासद के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्लो होते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन कर लिए रिएक्शन का तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मच स्लोअर होते हैं देन इनऑर्गेनिक। वजह क्या है? तो वजह इसका जाहिर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि उमूमन मॉलिक्यूल एज ए होल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जबकि इनऑर्गेनिक में या जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं उमूमन उसमें आयंस हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में। इसलिए वो रिएक्शन जो है
इनऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फास्टर होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है ये स्लो होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, बर्न विथ स्मोकी फ्लेम। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम हायर हाइड्रोकार्बन लेते हैं और इसकी कंबस्चन करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबस्चन की वजह से जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसमें सूट या कार्बन पार्टिकल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये ज़हन में रख ले, जनरल अगर हम कंबस्चन रिएक्शन जाहिर करते हैं तो कंबस्चन में हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in the presence of oxygen it is converted into carbon dioxide, water vapors and heat energy. हीट एनर्जी, ये जनरल कंबस्चन है। लेकिन इसमें फिर दो कंडीशन है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो तो फिर हम कहते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हायर हाइड्रोकार्बन की कंबस्चन होती है तो इनकम्प्लीट कंबस्चन की वजह से जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो स्मोकी फ्लेम होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? व्हाट इज एन आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. Is known as isomerism. तो आइसोमेरिज्म जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक अहम प्रॉपर्टी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फिनोमेना नहीं होता। मसलन ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले तो दोनों का फार्मूला सेम है, C2H6O।
इसमें भी C2H6O, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। जो फर्स्ट है इसको हम कहते हैं ये ईथर है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और जो सेकंड है ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मतलब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन इसका फार्मूला अगर आप देख ले तो सेम है। तो आइसोमेरिज्म जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अहम प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉन आयनिक कैरेक्टर। नॉन आयनिक कैरेक्टर तो ये पॉइंट पहले ही मैंने आपको इशारतन बताई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें बॉन्ड कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ये आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करती, ये नॉन आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, और ये उमूमन सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। मसलन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है, जितनी भी अल्कोहल है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जनरल जो प्रॉपर्टी है वो सेम होते हैं। इसी तरह अगर हम अल्केन लेते हैं तो अल्केन्स की जनरल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। इसी तरह अगर हम अल्काइन लेते हैं तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उमूमन फंक्शनल ग्रुप की वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ये सेम होते हैं। हाँ, ये बात जहन में रख ले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में साइज ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नॉन कंडक्टर है, इसमें से करंट पास नहीं होती। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि ऐसे कंपाउंड जिसकी सॉल्यूशन से या फ्यूज स्टेट में अगर वो हो और उससे करंट पास होता है तो इसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। जबकि वो कंपाउंड जो सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में करंट पास नहीं करते वो नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन कंडक्टर है। और इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह उसकी ये है कि इसमें आयंस मौजूद नहीं होती। तो आयंस की मौजूद न होने की वजह से उमूमन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन कंडक्टर है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कर सकते हैं।